सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर एसोसिएट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर एनालिस्ट, पावर प्लेटफॉर्म एनालिस्ट, पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर या पावर एप्स डेवलपर, पावर एप्स एनालिस्ट, इस तरह की प्रोफाइल आपको दी जाएगी कंपनी में। कुछ बंदे तो लास्ट बैच में वो लगे हैं असिस्टेंट मैनेजर की, उनको डेजिग्नेशन दी गई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 3 years। और कुछ बंदों को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की पोजीशन दी गई। अब ये कंपनियां भी जो है सुना बड़ी पोजीशन दे के अच्छे खुश कर दे, अच्छी बात है, वो अच्छे डेजिग्नेशन भी मिलना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सीईओ की पोजीशन दे रहे और वही बात आ जा रही कि क्लर्क की सैलरी दी जा रही है। इसमें खुश नहीं हो जाने का, ठीक है। अपने को पहले पैकेज से मतलब है, ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री के अंदर पैकेज चल रहा है वो मिलना चाहिए। पोजीशन से ओके, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। मेरी पूरी जर्नी के अंदर मैं जो मेरा 2 years का एक्सपीरियंस था तभी मैं टीम लीड बना था, और 5 years के बाद में मेरे को मैनेजर पोजीशन मिली, फिर मैं लीड डेवलपर बना, आज मैं कंसल्टेंट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट। अभी मैं जूनियर डेवलपर था, फिर सीनियर डेवलपर। अभी तो कुछ टाइम से मैं, कुछ कंपनीज ने आपको पूछती कि आपको कौन से डेजिग्नेशन चाहिए, मैं मैनेजरल वाली नहीं लेता हूँ। मुझे जो भी डेजिग्नेशन मिल गई मैं यस बोलता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादातर सीनियर कंसल्टेंट वाली या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाली पोजीशन लेता हूँ, क्योंकि ये पोजीशन होती है टेक्निकल, क्योंकि आप ज्यादातर इतने सालों से काम करते हुए आपको भी लगता है कि चलो काम कंटिन्यू करेंगे। अब वो मैनेजरियल लेवल पर जाते हैं तो वो काम कम हो जाता और बात ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, ऐसा है। इसके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं टेक्निकल रहूं ज्यादा टाइम तक। और एक बात याद रखिए, जैसे मेरी करंट अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में, मैं जब ज्वाइन किया था, वी वर 7 people हियर। देयर वाज वन बिजनेस एनालिस्ट। ये क्या होगा बिजनेस एनालिस्ट वगैरह मैं डिस्कशन करूंगा आपको। एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है, वेब डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल, उसमें मैं बताऊंगा आपको। So there was a business analyst who will get the requirement from the client or the business। ये स्टैंडर्ड कंपनी में होता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही कंपनी में हुआ मेरे साथ, बाकी टाइम पर तो मैंने खुद रिक्वायरमेंट लिया हूँ, ठीक है। So don't depend upon the business analyst। बिजनेस एनालिस्ट भी आप ही को बनना पड़ता है, टेस्टर भी आप ही को बनना पड़ता है, डेवलपर भी आप ही को, और डिजाइनर भी आप ही होता है इन मेनी ऑफ द केसेस। ये बहुत अच्छी बात होती है स्टार्ट ऑफ द करियर में, क्योंकि आप जो हम लोग सुनते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर्स, वो क्या होते हैं, डेवलपमेंट भी वही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वही करते हैं, डेटाबेस भी वही देखते हैं, डिजाइनिंग यूआई जो होता है वो भी वही बनाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब। लेकिन यहाँ पर उतना डेप्थ कंसेप्ट नहीं है कि बैक एंड में कुछ बहुत सारी चीजें हो रही है, फ्रंट एंड में बहुत हो रही है, क्योंकि ये नो कोड प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, ठीक है। डेटाबेस का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड है, we'll discuss that later। तो मेरी जो टीम है, मेरी टीम में से बीए एक था, एक मैनेजर, एक सिस्टम मटेरियल एक्सपर्ट विच इज एसएमई, ठीक है, एक एसएमई, एक बीए, एक मैनेजर, और 2 टेस्टर्स रहे, 2 टेस्टर्स, और 2 मैं एक और दूसरा एक बंदा, ठीक है। 7 में से अभी जो टीम बची है, 2 की टीम बची हुई, बाकी बंदे कंपनी छोड़कर चले गए, कुछ बंदे किसी और प्रोजेक्ट पर डाल दिए गए, क्योंकि प्रोजेक्ट एंडिंग पर था। 6 months के बाद में उन्होंने फिर रिन्यू किया, तो 2 डेवलपर्स जो है, ऐसा नहीं कि पूरे बंदे एक साथ गए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा कि यार शायद से हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी,
उन्होंने पहले अपनी अपनी जॉब देखा और निकल गए। जो नहीं निकले उनको कंपनी ने दूसरे प्रोजेक्ट पर लगा दिया। या अगर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होता तो कंपनी वुड हैव फायर्ड देम। सीधी सीधी बात है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगी? फायर करेंगे। अब कंपनी से अपने को दिल नहीं लगाना है, याद रखिए। जब मैं देखता हूँ कि कुछ बंदे ईयर्स ऑफ अपने प्रोफेशनल करियर के एक ही कंपनी में गुजारते हैं, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। बट अगर वहां पर आपको सैलरी नहीं बढ़ रही है तो ये आपकी गलती है, नहीं होना चाहिए। कुछ बंदे बोलते हैं कि यार मेरे रिलेशन बहुत अच्छे कंपनी है, मतलब मेरा मैनेजर बहुत है, टीम लीड अच्छा है, या फिर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। याद रखिए, जब मामला आ जाता है उनके पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बड़ी कंपनी रहो या छोटी, दो बंदों की एक बंदे की कंपनी रहने दो या 10,000 बंदों की कंपनी रहना। ले ऑफ की जब बारी आती है, कोविड के टाइम पर भी कुछ बंदों को निकाला गया, नो डाउट, ठीक है। सेशन आता है तो किसी का भी भरोसा नहीं। बेसिकली होता क्या, कंपनीज फायर करती है बंदों को। अब वो ये नहीं सोचेगी कि ये बंदा हमारे पास कितने साल से, तो इसके हमारा क्या है, नहीं सोचती है कंपनी। तो कंपनी से दिल नहीं लगाना। वो लोग भी कॉर्पोरेट है, प्रोफेशनल होते हैं, आप भी प्रोफेशनल रहिए। हाँ, प्रोफेशनल यानी कि आपकी जो ड्यूटी है ऑनेस्टी वाली, डेडिकेशन वाली, काम करके देना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन और ऑनेस्टी, ये दो चीजें बहुत अहम है किसी भी कंपनी में जब काम कर रहे हैं। ये दो चीजें आपको ये बहुत तरक्की देगी। टाइम पास नहीं होना, बच्चे घूमते रहते कैफेटेरिया में, तो ठीक है, कभी एक आध बार चले गए, नो प्रॉब्लम। बट बहुत ज्यादा टाइम पास चलता किसी कंपनी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आपको करियर ग्रोथ मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डेफिनेटली यू शुड गो अवे, बिल्कुल चले जाओ, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स के ऊपर जो तलवार लटकती है वो लास्ट मोमेंट पर, याद रखिए। बोलने का मकसद ये कि जो 7 बंदों में से जो हम 2 बंदे बचे हैं, ये इसीलिए है कि डेवलपर अगर निकल गए मतलब कि वहां पर काम ही कुछ नहीं रहा। हो सकता कि दूसरे बंदे टाइम टू टाइम आए भी और जाए भी। डेवलपर अगर हायर होता है या डेवलपर खुद छोड़ता है, या तो उसको अच्छी कहीं पर जॉब मिल रही है अच्छे पैकेज के साथ, या फिर उसने कंपनी में ये सेंस कर लिया है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, कि यहाँ पर प्रोजेक्ट खत्म होने पर प्रोजेक्ट शायद नहीं मिलेगा। एक मिसाल देता हूँ मैं। I was working in a Hyderabad based company in 2015. There were some problems going on in the company. उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, क्राइसिस हो गए। आधे बंदे उस टाइम पर कंपनी ने मुझे और एक रवि मेरा दोस्त, हम लोग को ऑन साइट भेजा था सऊदी। जब हम वहां से वापस आए, हमने देखा कि आधे बंदे वैसे ही गायब कंपनी से। पता चला कि वहां पर कुछ इश्यूज चल रहे थे। वैसे तो न्यूज पता चल जाती, क्योंकि ये जो कंपनी का एनवायरनमेंट है, ये इधर ना चुगलखोर लोग बहुत ज्यादा रहते, इधर पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीजें। खैर अलहमदुलिल्लाह मुझे कभी इसका फर्क नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। अपने काम से काम, घर से घर, घर से काम, काम से घर, बस इतना ही। लेकिन हो क्या रहा था, प्रोजेक्ट्स का वो इशू हुआ था, बच्चे चले गए, किसी को कंपनी ने खुद निकाल दिया। अब हमारी जो टीम थी 10 बंदे थे, और वो लाइफ का पूरा एक अकेला प्रोजेक्ट था, जिसमें 10 बंदे एट ए टाइम शेयर पॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। युगांडा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो, ठीक है। लेकिन याद रखिए, पूरे लाइफ के अंदर मैंने इतने बंदों के साथ काम नहीं किया हूँ, बहुत हो गया तो 2 से 3 बंदों के साथ, ज्यादातर इंडिविजुअली काम किया हूँ। मैंने काम किया मतलब ये है कि आप भी वही करने वाले। डोंट डिपेंड अपॉन कि टीम रहेगी, ज्यादा बंदे रहेंगे, सीनियर्स भी रहेंगे। वन मैन आर्मी चाहिए, वन मैन शो, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तैयार होना चाहिए किसी भी काम के लिए, याद रखिए। बेसिकली हुआ क्या कि अब हमारी टीम के बंदे जॉब सर्च करने लगे, मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। अब हमारा जो मैनेजर था सुरेश, तो सुरेश ने ये बोला कि
आप लोग, अब किसी का भी इशू नहीं है, प्रोजेक्ट छोड़ के जाना नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर देखो इतने बंदे चले गए, अगर इश्यू होता तो आपके प्रोजेक्ट में से भी एक बंदा गया होता, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स में नहीं गए, इसका मतलब आगे भी नहीं होगा, आप रहिए। फिर भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे, मैं भी दे रहा था, तो फिर एचआर ने हम लोग को बुलाया, कॉन्फिडेंस में लिया कि देखो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें से ज्यादातर बंदे सेटिस्फाइड कर लिए कि यार ठीक है, नई कंपनी में क्या जाना, और फिर से ब्रश अप करना पड़ेगा, कुएं के मेढक हो जाते ना, फिर से ब्रश अप करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 बंदे, मैं और कुछ बंदे थे जैसे सर रवि वगैरह, हम लोग ने बोला कि नहीं यार, साइड बाय साइड बैकग्राउंड में चालू रखते हैं, कंपनी का भरोसा नहीं कर सकते ऐसा। लिटरली व्हाट हैपेंड इज, मुझे एक ऑफर आ गया, मैंने जो मेरे सीनियर थे सुरेश, उनको बोला कि भाई मुझे एक ऑफर आई है, और मुझे ऑफर आई थी खतर की, तो ऑब्वियसली मुझे जाना था। उन्होंने बोला कि डायरेक्टर सर से एक बार बात कर लो। मैंने, डायरेक्टर सर थे हमारे, बहुत अच्छा बंदा, बहुत जबरदस्त बंदा, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि आपकी पैकेज कितनी मिल रही, मैंने बोला इतनी मिल रही, आप बिल्कुल चले जाओ, बहुत अच्छी बात, हम आपको रुकाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे 2 हफ्ते के बाद में नोटिस पीरियड सर्व करके जाना था। ऑफिशियली इट वाज 1 मंथ, लेकिन मुझे अर्ली नोटिस पीरियड चाहिए था। वहां पर जब तक कि मैं था, किसी को पता नहीं था कि जो बंदा हमारा सीनियर था, मैनेजर सुरेश, वो बंदा खुद भी जो है सो कंपनी छोड़ रहा था। वो बंदा, जिस दिन मेरा लास्ट वर्किंग डे था, पता चला कि उसका भी लास्ट वर्किंग डे है। उससे पहले थोड़ा भी आइडिया नहीं हुआ किसी को कि वो जा रहा है, ठीक है। फाइनली ही आल्सो लेफ्ट द कंपनी, और कौन रुका रहे थे, वो खुद रुका रहे थे वहां। अच्छा, और खास बात देखिए, 1 महीने के बाद मुझे पता चलता है कि जो हेड एचआर थे वहां के, द लेडी, शी आल्सो लेफ्ट द कंपनी। ये याद रखिए, ठीक है। तो इसलिए दिल नहीं लगाने का, वहां पर टर्म्स है, वहां पर प्रोफेशनल टर्म्स है, इतना ही चाहिए, because they are giving us the work, they are paying for that, they are supposed to provide our services, सर्विस दो, पैसे लो। इतनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन तो होनी चाहिए किसी भी काम के अंदर पैदा, ठीक है। So let's move on। यहाँ पर देखिए, इतनी जो एप्स हैं, इसमें से कुछ एप्स मैं ओपन करता हूँ। एडमिन के ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन आउटलुक। टीम्स तो ऑलरेडी ओपन है, बट स्टिल विल सी दैट। शेयर पॉइंट ओपन करता हूँ, और एप्स और ऑटोमेट ओपन करता हूँ, और वर्ड भी ओपन कर लेते हैं। ये सभी जो है, इनका यूजेज बहुत ज्यादा होता है ओवरऑल ऑफिस टेनेंट में, बट ऑफ कोर्स द फोकस विल बी ऑन ऑफिस, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, पावर एप्स एंड और ऑटोमेट। सबसे पहले तो ये आउटलुक क्या है? आउटलुक आपका जो, जैसे जीमेल हम लोग यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, ये हम मेलिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को मैसेज करने के लिए, ईमेल करने के लिए, ठीक है। तो आउटलुक इज वन ऑफ द ऐप व्हिच इज यूज्ड फॉर द ईमेल पर्पसेस, दैट यू कैन communicate with the people through the mail electronically, obviously। यहाँ पर आपकी जो टीम रहेंगी, टीम के बंदे जो रहेंगे, आपको मेल्स भेजेंगे। आपके जो क्लाइंट रहेंगे, आपके जो कस्टमर्स रहेंगे, वो आपको मेल्स भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन आईटी वाले बंदे भी हैं, उनको आइडियाज नहीं होता है, इसके लिए ये जरूरी है। तो वही, जैसे जीमेल तो खैर हर कोई यूज करता, विदाउट जीमेल तो आपका मोबाइल भी नहीं है ना, एंड्रॉइड हो या आईओएस हो, कोई ना कोई मेल सिस्टम तो जरूर है उसके अंदर। तो बहरहाल ये तो बस एक मेल सिस्टम है, यहाँ पर मेल्स वगैरह आएंगे, सारी चीजें आप देखेंगे। जो कन्वर्सेशन होगा कंपनी के अंदर, तो काम आएंगे, जो बातचीत होगी वो इसी के थ्रू होगी। चाहे आपकी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें,
एम्प्लॉइज आपस में इंटरेक्ट करें, आपके टीम मेंबर्स करें, या फिर आपका क्लाइंट करे। इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है आगे हम देखेंगे। When we see the concept of BRD, Business Requirement Document. Then comes Teams. Teams क्या है आपका? Teams just like आपकी WhatsApp है। WhatsApp के ऊपर आप क्या करते हैं? सोशली आप कनेक्टेड है या पर्सनली आप कनेक्टेड है लोगों के साथ में, और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह से आप चैट कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ग्रुप की भी कॉल है वहां पर। सेम कंसेप्ट टीम्स का है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही है कि ये प्रोफेशनल वे में, ये प्रोफेशनल है। यहाँ पर लोग कनेक्टेड है तो प्रोफेशनली कनेक्टेड है, टाइम पास के लिए कनेक्टेड नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ एक ऑप्शन नजर आ रहा है कैलेंडर का। कैलेंडर क्या कि अगर आपकी कंपनी के अंदर, जैसे कि आज अगर किसी को मीटिंग रखना है या 2 दिन बाद किसी को मीटिंग रखना है और उस मीटिंग में 10 बंदे 50 बंदे इनवाइट करने हैं, यू कैन गो हियर, ओवर हियर, क्लिक ऑन द न्यू मीटिंग, टाइटल, ऐड रिक्वायर्ड अटेंडीज। अटेंडीज यानी वो लोग जो आपकी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, वो बंदों का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अटेंडीज यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। देन किस डेट के ऊपर, कौन से टाइम के ऊपर आपका मीटिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसमें कुछ मीटिंग होती है कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस में, उसको रिकरिंग मीटिंग बोलते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस का जो हफ्ता होता है, हर महीने की पर्टिकुलर डेट पर वो डिडक्ट कर लेगा अमाउंट। वो क्या है, रिकरिंग है। वो जो एक्टिविटी हो रही है वो रिकरिंग है, देखिए एक के बाद एक, बार 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 एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है। मीटिंग्स का भी वैसे हो सकता है, अगर आप चाहे तो वन टाइम मीटिंग रख सकते हैं या रिकरिंग मीटिंग, एक के बाद एक, बार बार। तो डेली बेसिस पर हो सकता है, वीकली बेसिस पर हो सकता है, मंथली बेसिस पर आप इसको रख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। इस तरह की मीटिंग कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पर होती है। नॉर्मली स्टैंड अप मीटिंग्स होती है कंपनी के अंदर ऑन रेगुलर बेसिस। स्टैंड अप मीटिंग्स क्या होती है कि भाई आज क्या काम करने वाले आप, जब कल आपने क्या काम किया था, आज कहाँ से शुरुआत करनी है, बस एक 10, 15, 20, 25 मिनट का डिस्कशन होता विद इन द टीम, उसको स्टैंड अप मीटिंग बोला जाता है। एक अजाइल मेथोडोलॉजी है, अजाइल नाम याद रखना। इस पर भी हम डिस्कशन और डेप्थ में आगे चलकर होने वाला है। So बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह के इवेंट्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन का सेशन हम लोग जो ले रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशन में मैंने लिंक दी हुई है, आप लोग ने ग्रुप में देखा, आप लोग लिंक पर क्लिक कर रहे हैं एंड यू आर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक और उसको फिर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक शेड्यूल्ड मीटिंग है, मैंने शेड्यूल किया हुआ। ये मीटिंग 24 आवर्स में कभी भी शेड्यूल हो सकती, और ये रिकरिंग है, यानी कि आपने एक बार लिंक बना ली, अब जब भी आपका दिल बोला, जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग 7:30 को ही उसको ओपन करें। इसका टाइम मैंने कभी भी रखा हुआ, कभी भी चाहे तो ये ओपन हो सकती है। MS टीम्स का ये यूज है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर टीम्स होते हैं, टीम्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर टीम्स कंसेप्ट इज जस्ट लाइक जो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप का, ठीक है। या पीछे आवाज आ रही है ना अच्छे से, या और जोर से चिल्ला, नजर आ रहा है ना? देखो कुछ इश्यूज रहना तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बोल रहा हूँ, जरूर इंटरप्ट करते जाओ, क्योंकि आप लोग यहाँ सीखने के लिए है। अगर यहाँ पर लर्निंग के हिसाब से कोई भी आपको ब्लॉकर नजर आता है तो यू कैन इंटरप्ट मी, ठीक। आप अगर मुझे बोलते हैं आवाज नहीं आ रही तो मैं आपको बोल देता कल से माइक और स्पीकर ला के यहाँ रख दो। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पता है हम लोग को क्यों यूज होता, आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाहते हैं, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आर पार्ट ऑफ
ऑफिस 365। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो ऐप है, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हजारों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है, मैनेज किया गया है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम देखेंगे वो उसे। तो ये बहुत ज्यादा छोटी सी एग्जांपल बताऊं, कोई डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है कि वो किसी बंदे के कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है टीसीएस को 1000 लैपटॉप का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल 1000 लैपटॉप्स आपने परचेज किए हैं लेनोवो से। ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं तो आपको संभाल कर उठा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। There should be a centralized place where you should maintain all these stuff. अब हो सकता है कि जो बंदे इसको डील कर रहे थे, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बंदे कंपनी छोड़कर चले गए। अब नया बंदा आ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। टॉप मैनेजमेंट में ने पूछा कि यार वो डॉक्यूमेंट चाहिए हमको। हो सकता है कि उसके अंदर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस भी हो, डेल ने बोला हो कि हम 5 साल तक आपको सपोर्ट देंगे 1000 लैपटॉप्स का। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला। हो सकता है ना भाई, यहाँ पर टर्म्स वगैरह का इश्यूज हो सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, हर डॉक्यूमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैक कैसा करना, ये जो सिस्टम बने होते हैं, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑफिस 365 और शेयरपॉइंट कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यूजिंग विच अगर जैसे कि आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रखा, आप चले गए, आपके बाद में ऐसे 10 और भी लोग आए होंगे आपकी जगह पर, और आपने वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कि 20 इयर्स बैक अपलोड किया था। अब वो डॉक्यूमेंट आज भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। अच्छा, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस आफ्टर 5 इयर्स ये हुआ कि भाई ठीक है, कॉन्टेक्ट थोड़ा और अपडेट हो गया, तो उसी डॉक्यूमेंट को आपने अपडेट किया। आफ्टर फ्यू मंथ और अपडेट हुआ। तो जितने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स में, 5 ईयर में, 5 मंथ में, या 1 दिन में, या 20 सालों में आपने चेंजेस किए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सभी ट्रैक होते हैं। All those changes will be tracked, और आप उन चेंजेस को देख सकते हैं कि आज से 15 साल पहले इस डॉक्यूमेंट में क्या था और आज क्या है। तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। We'll see that it's one of the feature of SharePoint. Obviously SharePoint is part of Office 365, तो इसका भी फीचर आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, आप देखेंगे कंपनी के अंदर हजारों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, which is related to presentation, which is related to data sheet or the record of something, or which related to just contents, ठीक है। इसका यूसेज यहाँ पर रहेगा। Then comes the SharePoint। अब ये सबसे में SharePoint, PowerPoint, ये तीनों सबसे ज्यादा अहम ऐप है, the most important apps। SharePoint के अंदर ऑब्वियसली SharePoint के कुछ फीचर्स है, ठीक है। वो फीचर्स क्या है, वो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन फीचर्स से आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बट बिफोर गोइंग टू SharePoint एक ब्रीफ मैं दे दूं कि पावर एप्स के अंदर आप एप्स बनाते हैं। एप्स जैसे आपको यहाँ पर एक स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कुछ मेन्यूज दिख रहे हैं, राइट साइड में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नजर आ रहा है, ये फॉर्म है, ये सर्च बार है, ये फॉर्म है, यहाँ पर कुछ मेन्यूज नजर आ रहे हैं। देखिए इस तरह की जो एप्स है पावर ऐप के अंदर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
और एप्स एप्लीकेशन। ये सभी पावर एप्स के एप्लीकेशन है। लेट मी जस्ट सी इनपुट ऐप में देख रहा हूँ, ये सभी गैलरी वाले हैं। ये देखो, आप यूजुअली इस तरह की एप्स कई सारी जगह पर देखे होंगे, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऐप है, फुल नेम, एज, रिजर्वेशन डेट, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और नीचे क्या है, सबमिट फॉर्म नजर आ रहा है, सबमिट का बटन नजर आ रहा है। जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, सबमिट बटन इज अवेलेबल ओवर देयर टू सबमिट द डेटा। पावर एप्स के अंदर आप इस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं which are related to the mobile as well as the web। कभी यानी कि आपका टैब आ गया, डेस्कटॉप आ गया, पीसी आ गया, आपका लैपटॉप है, ये सारे डिवाइसेस और मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो फ्रंट एंड वाला काम है, फ्रंट एंड जो आपके यहाँ पर नजर आ रहा है, व्हाट यू सी हियर इज फ्रंट एंड। ये आपका फ्रंट एंड है कि आपने कोई फॉर्म डेवलप किया, उस फॉर्म के ऊपर बटन रख दिया, बटन पर क्लिक करें तो डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह की एप्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह आप बना सकते हैं और एप्स के अंदर। लेकिन जब इसको सबमिट करेंगे तो ये डेटा जाकर स्टोर होगा कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं डेटा सोर्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा सोर्स होता है शेयर पॉइंट। डेटा सोर्स शेयर पॉइंट होता है, मींस डेटा कहाँ सेव करते हैं, शेयर पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये है पावर एप्स। और ऑटोमेट में क्या होता है, पावर ऑटोमेट एक फ्लो होता है, जैसे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, देखिए एक फ्लो है। इसमें क्या होता है, जैसे वी वर डिस्कसिंग दिस यस्टरडे, आपने अप्लाई किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, देन हो जा रहा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अलग अलग लेवल के ऊपर वो नोटिफिकेशन सेंड हो रही है और बंदे वहां पर लीव को आइदर अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जो फ्लो बना है बैकएंड के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को ये पता करना है कि आफ्टर 3 मंथ्स प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, या फिर उनका जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं 10-12 प्रोजेक्ट में कितने प्रोजेक्ट है, कितना डॉलर्स उसके ऊपर स्पेंड हुआ है, कितने बंदे सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट एवरी 3 मंथ उनको सेंड करनी है। अब एवरी 3 मंथ के ऊपर एक शेड्यूल बना देंगे, ये शेड्यूल रिपोर्ट रहेगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट होगी, ऑटोमेटिकली वो डेटा को डेटा सोर्स से, और वो भेज देगी इन द ईमेल कि भाई ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, दिस इज द समरी ऑफ सो थिंग। ये पूरा समरी है किसी चीज का। इस तरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, ये भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ऑटोमेटेड है। मींस आपने एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, एक बार इसको डेवलप कर लिया, एक बार इसको बना लिया, दैट्स इट। अब वो ईयर्स तक यू डोंट रियली हैव टू गो एंड मेक द चेंजेस। हाँ, जब आपको रिक्वायरमेंट आती है कि अब यार इसके अंदर ये भी चीज ऐड कर दो, ये चीज रिमूव कर दो, उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिलीट कर दो, नहीं चाहिए, वो और बात है। उस तरह के चेंजेस अगर की तरफ से या बिजनेस की तरफ से आते हैं, यू कैन मेक द चेंजेस। बट एक बार बना लिया, ऑटोमेशन प्रोसेस है, नो वन हैज टू बी इन्वॉल्व इन दैट। बार बार हर 3 महीने को रिपोर्ट बनानी पड़ रही है और देनी पड़ रही है। ऐसे तो डेली बेसिस पर भी कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंटरप्राइज लेवल पर बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, याद रखिए। तो इन सारी रिपोर्ट्स को आप ऑटोमेट कर देंगे, एक बार बना लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। इस तरह के काम आप करेंगे पावर ऑटोमेट के अंदर, उसका नाम ही ऑटोमेट दिया गया, ऑटोमेशन। लेट्स गेट बैक टू शेयर पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द शेयर पॉइंट, क्योंकि अभी सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करना है हमको वो है शेयर पॉइंट, ठीक है।
obviously, as I said, there is Office 365 administration as well as SharePoint administration that we will be seeing first. But here important is the overall जो concept है इसका कि भाई यहाँ पर बनाया क्या जाता। अभी तो आपने फॉर्म देख लिया, इस तरह के फॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है। डेवलपमेंट क्या, वेबसाइट से तो हर कोई वाकिफ है। यहाँ पर ऑब्वियसली वेबसाइट बनाई जाती है, जैसे मैं पहले बोला हूँ। ये तीनों भी टूल्स का इस्तेमाल जो आप करते हैं, व्हाई यू यूज दिस थ्री टूल्स फॉर एज फॉरवर्ड जस्ट टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन बोलूं या वेबसाइट बोलूं या एप्लीकेशन बोलूं या वेब ऐप बोलूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं आप, एक ही बात है। यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाई जाती है, ये तीनों टूल्स का यूज होता है, या आप किसी एक टूल शेयरपॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। और ऑटोमेट तो बैकग्राउंड में ऑटोमेट करेगा प्रोसेसेस को आपके, और पावर एप्स क्या करेगा, आपके फॉर्म्स वगैरह आपको डिजाइन करने देगा, उसके अंदर कुछ लॉजिक आप रख सकते हैं। देखिए, जो वेबसाइट होती है जब हम डेवलप करते हैं, उसके अंदर तीन चीजें आती है। कोई भी वेबसाइट रहने दो या कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर उठा लो, कोई भी टेक्नोलॉजी, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा कंटेंट। तो तीन चीजें क्या है कि सबसे पहले एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर। वेबसाइट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। देयर इज प्रेजेंटेशन, इसको लेयर भी बोला जाता है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। दूसरा होता है बिजनेस लॉजिक लेयर। तीसरा होता है डेटा एक्सेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, आपको जो नजर आ रहा, जैसे ये पावर एप्स का हमने स्क्रीन ओपन की थी, ये वाला, ये जो नजर आ रहा है आपको, लेट मी ओपन दिस इन यूट्यूब। ये मान लीजिए आपको फॉर्म है, इंटरैक्टिव फॉर्म है, मान लीजिए पिक्चर नहीं है। व्हाट यू सी इज प्रेजेंटेशन। या आप वेबसाइट में जाएंगे, इस तरह का फॉर्म नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से किसी एक भी बंदा ऐसा हो जो इस तरह के फॉर्म कभी लाइफ में देखे ना हो। हर किसी ने कोई ना कोई फॉर्म पर, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पर रजिस्टर तो आपने किया ही है, गूगल का अकाउंट, गूगल में आपने अकाउंट तो बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने कोई फॉर्म कभी देखा नहीं। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं, व्हाट यू सी इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन की एक तरह की आपको या तो कोडिंग करना पड़ता, अगर कोडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म रहे तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता चीजों को डिजाइन करने के लिए। यू डोंट रियली हैव टू कोड इट ओवर हियर, यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स बोला जाता है इनको, ये टेक्स्ट कंट्रोल है, ये भी टेक्स्ट कंट्रोल है, ये डेट पिकर कंट्रोल है, ये अगेन टेक्स्ट कंट्रोल है, दिस इज अगेन अनदर टेक्स्ट कंट्रोल, दिस इज बटन। इस तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। बट इफ यू सी, इसी तरह के कुछ कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएंगे कुछ कंट्रोल्स आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। सो ये है प्रेजेंटेशन। ये बिजनेस लॉजिक क्या है, देखो आपकी कार है, कार का कलर क्या है, कार का शेप क्या है, स्पोर्ट्स है या फिर ट्रैवलिंग के लिए है ना, एसयूवी है, टीयूवी है, कौन सी कैटेगरी में आती है, तो एज पर दैट उसका प्रेजेंटेशन भी वैसे ही रहेगा। स्पोर्ट्स बाइक आती है तो उसका कुछ अलग होता है, शेप वगैरह, उसकी जो डिजाइन होती है वो कुछ अलग होती है। So just like that कि what you see, कि अंदर की सीट्स किस तरह की आपकी कार के अंदर, क्या क्या वहां पर आपने अलग अलग कंफर्टनेस के लिए
फैसिलिटीज रखी हुई है, उसके अंदर स्पीकर है, स्पीकर कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक प्रेजेंटेशन है ना, कार भी एक प्रेजेंटेशन है। तो आप जो देख रहे हैं उसका कलर से लेकर के हर चीज, व्हाट यू सी, जो भी आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन हो गया। इंजन है, इंजन भी ऊपर से तो जो देख रहे हैं वो प्रेजेंटेशन, उसका एक पर्टिकुलर शेप में अगर वो रखते हैं। लेकिन ब्रेक है और एक्सेलरेटर है फॉर एग्जाम्पल, दोनों भी ऑलमोस्ट एक ही तरह के रहते हैं, उनको अगर आप देखेंगे वो एक ही तरह से वो नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस लॉजिक ले रहता ये क्या रहता, आप देखिए जब ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों भी आपके पैर के पास रहेंगे, दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह की शेप में होते हैं, डिजाइन एक हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप बट स्टिल आपको ये पता है कि राइट साइड में ये तो लेफ्ट साइड में ये, या फिर कुछ उसके अंदर चेंजेस है उसके शेप के अंदर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेटर है और ये ब्रेक है। कभी होता है ऐसा कार के अंदर कि आपने ब्रेक दबा दिया और एक्सेलरेट हो गई गाड़ी, या एक्सेलरेट किया और वो ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता, अगर जो कंपनी मैन्युफैक्चर करे ना, डेवलपर जो है कंपनी कार बनाने वाले, अगर डेवलपर्स ने ये गलती कर दी, वो डेवलपर नहीं रहते मैं बोल रहा हूँ, अगर डेवलपर ने ये लॉजिक रख दिया ब्रेक के जगह एक्सेलरेटर हो गया, एक्सेलरेट की जगह ब्रेक रख दिया, ऑब्वियसली लॉजिक वहां पर गलत हो गया। करेक्ट, किसका लॉजिक गलत हुआ, डेवलपर का लॉजिक, डेवलपर का लॉजिक गलत हो गया। तो यहाँ पर भी जो बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सबमिट बटन है, यहाँ पर तो एक बटन है, मान लो किसी केस में 2, 3, 5 ज्यादा भी बटन हो सकते हैं, तो ये जो बटन होते हैं, सबमिट बटन एक होगा, कैंसिल बटन एक होगा। सबमिट पर अगर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सबमिट होगा, कैंसिल पर करेंगे तो कैंसिल होगा। लेकिन मान लो डेवलपर ने अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया और सबमिट की जगह कैंसिल कर दिया, मतलब उसने लॉजिक वहां पर रखा हुआ है, बटन यूजर को कैंसिल का नजर आ रहा है, लेकिन यूजर जब क्लिक कर रहा है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। सबमिट पर क्लिक कर रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल पर क्लिक करे तो सबमिट हो जा रहा है रिकॉर्ड। यहाँ पर डेवलपर ने गलती की, तो ऐसी कार मार्केट में नहीं आती, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि ठीक है डेवलपर, देखो मैं डेवलपर हूँ, मेरे से गलती हो सकती, लेकिन कंपनीज में, हर कंपनी में नहीं, कुछ कंपनी में टेस्टर्स होते हैं, चलो वो कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वहां पर तो होते ही है, वो लोग क्या करते हैं, पहले कार को टेस्ट करते हैं कि भाई डेवलपर ने अपना दिमाग कहाँ तक लगाया हुआ है, या घर का गुस्सा आके यहाँ निकाल दिया। तो एक्सेलरेटर चेक किया जाता है, हाँ भाई एक्सेलरेट हो रही है, ब्रेक हो रहा है, हाँ ब्रेक, अदरवाइज वो कार क्या है वैसी मार्केट में आ जाएंगी, सही नहीं है ना इस तरह की चीज। डिलीवरी क्वालिटी के साथ में होनी चाहिए। अब डेवलपर की जहां तक की बात है, अब ये बंदे को टेस्टर दिए तो अच्छा है, टेस्टर नहीं दिए तो अल्लाह ही मालिक है, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता कि इस तरह के इश्यूज आते हैं, बंदा सबमिट करने जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा, डिलीट करना चाह रहा है, सबमिट हो जा रहा है। यार रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, आपने वहां पर एडिट का बटन रखा, हो गया वो डिलीट, डेंजर बात है ना ये, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो लॉजिक है, लॉजिक बंदे का अपना होता है। आप लोग जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बल्कि प्रैक्टिस तो शुरू हो गई होगी आपकी, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द डे वन। तो अब ये जो लॉजिक है आपकी प्रैक्टिस के साथ में पड़ेगी। आप आपने अपने माइंड को उस लेवल तक ले जाना है और सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है कि भाई ये ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता, डेवलपमेंट किस तरह की होती है, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट क्यों हुआ है, अगर डेवलप करना इस तरह के ऐप्स हो, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। जब आप डेवलपमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में आप बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ कोड देखेंगे,
उसके अंदर आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपका उतना लॉजिक बढ़ेगा उसके अंदर, याद रखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा लॉजिक बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब जैसे ये फॉर्म है, ये क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है आपका, समझ में आ रहा ना? फुल नेम यानी बंदे का नाम, उसकी एज, किस डेट पर, देखो व्हीकल रजिस्टर होती है उसका फॉर्म, देखिए आपको रेंट के ऊपर चाहिए कार, उसका फॉर्म है। या फिर इसके अलावा भी आप बहुत सारा कार खरीदना है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। लॉजिकली यू हैव टू थिंक। हो सकता है कि ये फॉर्म जो है सो आप नई कार खरीदने जा रहे हैं उसको रजिस्टर कर रहे हैं, Hyundai की कार आपको लेनी है, Hyundai की वेबसाइट पर के वहां पर रजिस्टर किए, वहां पर फॉर्म रहेगा। या फिर नहीं, आपको रेंट पर चाहिए कार, आप जो रेंट पर देते हैं कार XYZ कंपनी, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, हायर ए कार है ना, रेंट a कार बहुत चलता, वहां जाकर आप रजिस्टर करेंगे, इस डेट पर चाहिए। तो आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिकली आप सोचना शुरू करेंगे, लॉजिकली आप सोचना शुरू करेंगे, जमीन लॉजिकली आप सोचेंगे, करेक्ट? ये सोचेंगे ना कि ये जो फॉर्म है किस तरह से बने, कौन कौन से कंट्रोल्स के अंदर रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर इसने एक डेट भी कर रखा हुआ, ये वाला, ये सोचना है चलो कार जब रजिस्टर की भी जरूरत होगी। अब डेट यूजर खुद टाइप करने से बेहतर ये है कि डेट एक कंट्रोल दे दिया जाए, वो खुद उस पर जाएगा, क्लिक करेगा, डेट सेलेक्ट करेगा, करेक्ट? यहाँ पर फुल नेम है, अब फुल नेम तो फ्री फॉर्म है, मतलब फ्रीली वो कुछ भी वहां पर एंटर कर सकता है, उतना तो नजर आ रहा है हर चीज के। अब जेंडर का आप देखते हैं, मेल फीमेल, इसमें क्या, मेल पर क्लिक करते हैं तो फीमेल ऑटोमेटिकली ब्लैंक होता है, अगर वही फीमेल पर क्लिक करते हैं तो मेल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है? इस तरह के जो कंट्रोल्स है, कहीं पर आप ड्रॉप डाउन देखेंगे, जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी, इसके ड्रॉप डाउन आते हैं, करेक्ट? ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आप चूज कर लेंगे एक पर्टिकुलर ऑप्शन को। ये सारे आपकी लॉजिक है कि आप सोचेंगे इसके बारे में, यार बनाना क्या है, रिक्वायरमेंट आपके पास आ गया, अब आप सोचेंगे इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या कंट्रोल्स यूज होने वाले हैं यहाँ पर। अब सोचेंगे कि इसको सबमिट करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, कैंसिल करना है, क्या करना है। ये लॉजिक अब आप लगाएंगे, यू हैव टू पुट योर लॉजिक ओवर हियर। लॉजिक, ये लॉजिक का काम बहुत अहम है। देखिए ऊपर से चीज नजर आ रही है, अंदर से क्या है वो इम्पोर्टेंट है। डेवलपर्स कभी ऐसा होता कि उनके ऊपर अगर प्रेशर होता है, वो लोग क्या करते हैं, तो लॉजिक है, लॉजिक में कहीं ना कहीं चीजें छोड़ देते हैं, यार ये मैनेजर बहुत ज्यादा पीछे लगा, ठीक है मैं इसको यही करके दे देता हूँ। तो टाइमली आपने कुछ करके दे दिया, आपको पता होता है कि अब ये टेस्ट करेगा और टेस्ट के बाद और मेरे पास वापस आएगा, तब तक मेरे को और ज्यादा मिल जाएगा। अगर आएंगे तो बोल देंगे कि यार टेस्टिंग का इशू है, मैंने तो अपनी तरफ से टेस्ट कर लिया था। टेस्टर्स बहुत जरूरी होता है, एक रोल जो होता है टेस्टर का वो बहुत जरूरी है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टर्स होते हैं, सब आप ही है, याद रखिए, आप रहेगा या फिर क्लाइंट भी टेस्ट करता है चीजों, ठीक है? तो ये बहुत अहम है टेस्टिंग वाला पार्ट। नहीं तो लॉजिक बंदे ने गलत रख दिया और एक्सेलरेट कर रहे तो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो एक्सेलरेट हो जा रही है गाड़ी, तो एक्सीडेंट तो होने, फिर याद रखें ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक नजर नहीं आती, ये लॉजिक होती है आपके बटन के ऊपर। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोल दूं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, माइनस और प्लस है और इक्वल टू है। ऐसा नहीं होता कि माइनस पर क्लिक कर रहे हैं प्लस हो जा रहा, प्लस पर क्लिक कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो जा रहा, क्योंकि इसको टेस्ट किया उन्होंने, टेस्ट करने के बाद ही मार्केट में आया। लेकिन इस बटन के ऊपर कुछ लॉजिक रखा हुआ है, वो बहुत अहम है, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, कि भाई क्या करना है वहां पर जाके, क्या करना है वहां पर जाके, ठीक है? और डेटा एक्सेस लेयर जो होती है, ये क्या होता है कि भाई ये जो डेटा है
फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, पासपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके पासपोर्ट का फॉर्म फिल करते हैं, गूगल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर करते हैं, ये सभी फॉर्म आप जब फिल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होना चाहिए, यू नो, इवन आफ्टर, क्योंकि आपने तो सबमिट कर दिया, जैसे आपने लीव सबमिट किया, अब लीव जाना चाहिए, उसका जो फॉर्म है उसका डेटा आपके मैनेजर एचआर के पास कब जाएगा, कहीं ना कहीं तो सेव करके रखना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, उस चीज को कहीं ना कहीं आपने स्टोर करके रखना चाहिए। आप स्टोर कहाँ करते हैं उसको, डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, डेटाबेस, डेटाबेस यानी कि डेटा का बेस है जहाँ डेटा रखा हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल का नाम आपने सुने होंगे, ओरेकल का नाम आपने सुने होंगे, ये बहुत मशहूर डेटाबेस है सर। SharePoint database नहीं है, SharePoint is a data source. That's why data can even be stored in the SharePoint. अगर आप SharePoint यूज करते हैं Power Apps के साथ, तो डेटा SharePoint में स्टोर हो जाएगा। नहीं, अगर आप SQL सर्वर यूज कर, Oracle यूज करना चाहते हैं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक डेटा एक्सेस लेयर होती है जहां से डेटा का, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम में गए, एटीएम में जाने के बाद आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद वो सिस्टम क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है, आपका नेम आता है, एंटर पिन बोलता है, ये पूरी लॉजिक वहां पर रखी हुई है। लेकिन आपने जैसे ही कार्ड इंसर्ट किया, उसने आपका नाम कैसे दे दिया, क्योंकि उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को उसने मैच किया बैंक के डेटाबेस के साथ, फिर जाके आपका नाम डिस्प्ले होगा, वेलकम XYZ जो भी है। अब क्या हुआ, आपने पिन एंटर किया, अच्छा पिन एंटर किया, आपको उसको कैसे पता चला कि यही पिन है, अगेन आपके रिकॉर्ड के साथ में उसने चेक किया, कंपेयर किया डेटाबेस के अंदर क्या पिन है, अरे उसके बाद में आपने अमाउंट एंटर की 10,000, अब वो चेक कर रहा है कि वो अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं। अब कहां से चेक करेगा, अगेन डेटाबेस में जाके या डेटा सोर्स में जाके चेक कर रहा है कि 10,000 अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो ठीक, नहीं है तो वो फिर मैसेज प्रिंट कर दे रहा, तो वहां पर लॉजिक रखा हुआ है, अगर अवेलेबल है तो प्रोसेस करो आगे, अगर अवेलेबल नहीं है अमाउंट तो वहीं पर कैंसिल कर दो ट्रांजैक्शन, करेक्ट, ये लॉजिक रखा हुआ है। दूसरा, अब जब प्रोसेसिंग आगे होती है तो प्रोसेसिंग वहां पर हमको पता चलता है कि वहां पर जो काउंटर होता है अंदर, मशीन जो होती है काउंटर की, उसकी आवाज आती है हमको, करेक्ट, ऐसे वगैरह वो काउंट करता है अंदर से, वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है जब पैसे निकलने वाले, ठीक है, पैसे अब यहाँ से निकलने वाले, पैसों की आवाज, पैसों की आवाज किसको पसंद नहीं हो सकती, सभी को पसंद है, ठीक है। तब आप भी सुकून में आ जाते कि यार चलो पैसा निकल रहा है यहाँ से, हाँ ट्रांजेक्शन हो जा रहा। अब ये हुआ कि while it is counting your amount, लाइट चली गई, पावर कट हो गया, होता है ऐसा, ठीक है। अब आप ऑलमोस्ट ऐसे थे कि आपके डिस्पैचर में अमाउंट आ जाएंगी 1 सेकेंड के अंदर, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर लाइट चली गई, पावर कट हो गया, एटीएम मशीन बंद पड़ गई। अब क्या हो गया, अब तो ऐसा हुआ ना कि पैसे तो आपके हाथ में आने वाले थे, लाइट चली गई। अब यहाँ पर ना मशीन के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो पूरी तरह से देखें कि डिस्पैचर से अमाउंट बाहर निकली कि नहीं निकली, या डिस्पैचर तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब यहाँ पर लॉजिक होता है डिस्पैचर का चेक करने का, डिस्पैचर में अमाउंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। अगर डिस्पैचर के बाहर आती है ट्रांजेक्शन, देखो अपने कभी कभी ऐसा होता है अमाउंट डिडक्ट भी हो जाती है, मैसेज भी आ जाता अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड, डेबिटेड, ठीक है। अब बंदा परेशान हो जाता, 10,000 का ट्रांजेक्शन, 20,000 का ट्रांजेक्शन, जितना भी 1 रुपया भी रहा तो वो मेहनत की कमाई है, होना भी चाहिए परेशान।
अब उनके सिस्टम में तो अपडेट हो गया। सिस्टम में क्या था कि डेटाबेस में जैसे ही काउंट कर दो उसको डिडक्ट कर दो, ठीक है, उन्होंने डिडक्ट कर दिया, उधर से डेबिट कर दिया अमाउंट को, लेकिन डिस्पैचर में जाके मामला फंस गया। लेकिन मशीन ने ये सेंस कर लिया कि डिस्पैचर में रुक गया मामला, यानी कि फाइनल स्टेज जो थी डिस्पैचर के बाहर वाली, यानी कि डिस्पैचर के अंदर वो चीज पैसा पहुंच जाना, लेकिन वो वहां तक पहुंची नहीं। तो उसको पता है लॉजिक वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब मान लीजिए वहां पर ये लॉजिक रख दिया जाए कि वो लाइट चली गई और ये वाला लॉजिक है नहीं उन्होंने वहां पर रखा हुआ, डिस्पैचर में पहुंचा या नहीं पहुंचा, जो भी वजह हो सकती, लाइट बंद हो सकती, एटीएम मशीन वैसे भी खराब हो सकती, मशीन है उसका क्या भरोसा, ठीक है। अब क्या होगा, मशीन इंस्ट्रक्शन देगी वापस से रोल बैक करने के लिए ट्रांजैक्शन को, यानी कि ट्रांजैक्शन वापस करने के लिए। तो आप कांटेक्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, या बैंक में जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये लॉजिक रखा हुआ होता है जिससे पता चलता कि वो अमाउंट डिस्पैचर तक आपके पास तक नहीं पहुंचा। अगर ये लॉजिक आप डेवलप नहीं करते, ऐसे कितने बंदों के ट्रांजैक्शन फेल हो जाते, तो ये बंदा एटीएम यूज ही नहीं करता, करेक्ट, एटीएम मशीन ही फेल हो जाती लिटरली, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, 1000 बार वो अगर पास भी होगी, अगर एक बार भी अगर वो फेल हो जाएगी तो वो मशीन काम की रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, ये लॉजिक होता है आपका। और जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस में अपडेट हो रहे हैं वो डेटा एक्सेस से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू योर डेटा एक्सेस। आईआरसीटीसी का टिकट बुक करें रेलवे का, वो बुक होने के बाद आपको आरएसी या वेटिंग मिला फॉर एग्जाम्पल, वेटिंग से आप स्टेटस चेक करें, आरएसी हुआ, आरएसी से फिर आप और चेक किए, 4-5 दिन बाद वो कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ तो ये चेक करें कि बोगी क्या है, बर्थ क्या मिली आपको, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे क्यों पॉसिबल हुई, आपने एक लॉजिक रखा हुआ है। पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन है, वहां पर गए, रजिस्टर किए, सबमिट बटन पर क्लिक किया तो सबमिट हुआ, वो लॉजिक है। अब जब सबमिट कर रहे हैं तो किसी डेटा सोर्स के अंदर स्टोर हो रहा है, वो क्या है, आपका डेटा एक्सेस का लॉजिक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें किसी भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के अंदर यही काम होते हैं। या तो ये तीन काम फुल कोडिंग से हो सकते हैं, जैसे कि जावा है, डॉटनेट है, पाइथन है, रिएक्ट है, एंगुलर है, ये फुल्ली कोडिंग अप्रोचेस है। उसके अलावा लो कोड प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है, जैसे कि शेयर पॉइंट है, पावर एप्स है, पावर ऑटोमेट है, और इस तरह की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि वर्डप्रेस आपने सुने होंगे, वर्डप्रेस का नाम आपने सुने होंगे, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वेबसाइट है तो आसानी से डेवलप हो जाती है, ठीक है। आइदर लो कोड होगा या फुल कोड रहेगा या ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा, इस तरह की कॉम्बिनेशन में होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आ जाते हैं क्विकली शेयर पॉइंट के फीचर के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं मैं इसके साथ में। लेट मी जस्ट सी कि मैंने उसको कहाँ रखा हूं। नो प्रॉब्लम, इसको ढूंढने से अच्छा है मैं इसको गूगल करूँ। ये सभी फीचर्स है बहरहाल, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखिए
SharePoint जो है ये खुद एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर ये सारे 3 काम आप कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हुए। ठीक है, जहां तक ये पावर एप्स की बात है, पावर एप्स में बिजनेस लॉजिक भी रख सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, डेटा एक्सेस का लॉजिक रख सकते हैं, लेकिन डेटा स्टोर नहीं कर सकते। डेटा स्टोर करने के लिए आपको किसी डेटा सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां तक ये ऑटोमेट है, पावर ऑटोमेट, उसके अंदर ओके बिजनेस लॉजिक होती है, लेकिन वहां पर डेटा एक्सेस भी होता है, बट डेटा सोर्स नहीं होते, डेटा कनेक्टर्स होते हैं, बहरहाल डेटा सोर्स बोल सकते हैं उसको, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं होती वहां पर। याद रखें, वहां पर प्रेजेंटेशन नहीं है, बिजनेस लॉजिक है और डेटा एक्सेस लॉजिक है और ऑटोमेट में। और एप्स के अंदर प्रेजेंटेशन है, बिजनेस लॉजिक है, डेटा एक्सेस की लॉजिक भी है, लेकिन डेटा सोर्स नहीं है। शेयरपॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन भी है, बिजनेस लॉजिक भी है, डेटा एक्सेस भी है और डेटा सोर्स भी है। मतलब डेटा एक्सेस आया तो डेटा सोर्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शेयरपॉइंट के अंदर शेयरपॉइंट के मल्टीपल फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। These are few of the features of SharePoint. सबसे पहले है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या है? टू कोलैबोरेट, टू वर्क विद ईच अदर। देखिए, कंपनी है तो एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज नहीं तो कंपनी नहीं है। जितने एम्प्लॉइज होंगे उतना काम ज्यादा रहेगा, उतनी टीमें रहेंगी, और हो सकता है कि टीम में एक बंदे की टीम होती है। देखिए, आप एज ए डेवलपर ये ध्यान में रखिए कि आपको एज एन इंडिविजुअल काम करना है कंपनी में जाकर। अगर वहां पर टीम के मल्टीपल मेंबर्स आपको मिल गए, ये आपकी किस्मत है, इट्स गुड। अगर नहीं है, आप अकेले भी हैं, वन मैन आर्मी जो मैं, वो भी अच्छी बात है, आपकी लर्निंग ज्यादा होंगी। लेकिन तैयार रहना पहले ही दिन से, पहले दिन मुझे काम लगेगा, और पहले ही दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई हैव टू वर्क इंडिविजुअल। कि आप एक्सपेक्टेशन आपको लेकर जानिए कंपनी के अंदर खुद से। अगर आप डिपेंड करेंगे नहीं यार, वहां पर टीम होंगी, बंदे होंगे, उनके साथ में मिलकर करेंगे हम काम, ऐसा नहीं। यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। आपकी मदद आपने खुद करनी है, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। आज भी जैसे मैं फर्स्ट डे को बोला हूं कि जस्ट कंसीडर दिस इज योर फर्स्ट, और आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग अभी फिलहाल में डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप वगैरह में, आपकी मर्जी है, करते हैं तो अच्छी बात है इस लेवल पर। लेकिन कंपनी में जब काम होता है वो आप अपने आप पर ही डिपेंड करते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं टीम रहेंगी, वो बंदा रहेगा, ये बंदा नहीं मिलेगा, ऐसा आपको मौका। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। एक्सपेक्टेशन तो ये रखना कि मुझे पहले दिन से काम करना है। कोलैबोरेशन यानी मल्टीपल बंदे एज ए टीम काम कर रहे हैं कोलैबोरेटिवली। जैसे कि मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूं, मेरा आउटपुट किसी के लिए इनपुट हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि जो HR हायरिंग प्रोसेस शुरू होती है ना, HR आपको कॉल करती है, आप HR को आंसर करते हैं कुछ आपके, फिर वो इंटरव्यूज HR क्या करती है, अब उसके पास जो इनपुट्स होते हैं वो इंटरव्यूअर तक, जो टेक्निकल मैनेजर है, उस तक पहुंचाते हैं। तो आपका जो काम है, अब वो HR से निकल के टेक्निकल मैनेजर पर गया, टेक्निकल मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, फिर बाद में फाइनल हेड HR ने आपका इंटरव्यू लिया। उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट वाले, ऑनबोर्डिंग वाले HR है, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है, एक बंदे ने अपना काम किया, उसका काम खत्म हो गया। उसका काम था आपका रिज्यूम कहीं से जमा करना, फॉर एग्जांपल naukri.com से, कि कहीं से भी उसके पास आपका रिज्यूम आया हुआ है। अब उस रिज्यूम के उसने आगे पहुंचाया, कॉल शेड्यूल कर ली, उसका काम खत्म। टेक्निकल मैनेजर का काम क्या था? इंटरव्यू लेना, उसका काम खत्म। उसने हेड HR को बोल दिया, HR डिस्कशन का कॉल आया, HR हेड का कॉल आके चला गया, उसने आपको सेलेक्ट कर लिया। अब फाइनली आपका काम, जो आपकी मेन HR है,
मेन एचआर मीन्स जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस